हेलो माय फ्रेंड। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो आज हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ सिंक्रोनस मशीन देखा। और उसके बाद उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, साइलेंट पोल टाइप रोटर। दूसरा फिर हम लोगों ने क्या देखा है अभी तक, सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल रोटर। और इसका हमने एनिमेशन के थ्रू एप्लीकेशन समझा। और इसका भी हम लोगों ने एप्लीकेशन समझा। तो दोनों का जो कंपैरिजन है वो आप लोग कर सकते हो। तो कंपैरिजन नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, मैं फिर से उसको नहीं लिखवाऊंगा। नाउ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, आप थोड़ा सा यदि आप समझेंगे हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने जैसे मान लीजिए ये आपका कोई मशीन है, सिंक्रोनस मशीन। तो इस सिंक्रोनस मशीन में हम लोगों ने कौन सा वाला पार्ट को अभी तक पढ़ा है, दिस वन। तो हम लोगों ने मेनली रोटर पार्ट को का कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने देखा है, ठीक है। रोटर पार्ट का कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने देखा है। नाउ आई विल मूव टुवर्ड दिस आर्मेचर पार्ट, दिस वन, ओके। तो इस आर्मेचर का बेसिक चीज तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कौन सा मटेरियल यूज होता है ना, वाइंडिंग यूज होते हैं, तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। नाउ ये हमारा आर्मेचर पार्ट है, ठीक है। हाँ, तो दिस इज द पार्ट ऑफ योर आर्मेचर, ओके। तो आर्मेचर वाले पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कशन करेंगे कि आर्मेचर वाइंडिंग, इसके अंदर क्या डला हुआ है, आर्मेचर वाइंडिंग। तो ये आर्मेचर वाइंडिंग का जो प्लेसमेंट होता है ना, कि स्टेटर कोर में किस टाइप से हम उसको रखते हैं, तो हम लोग उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो रोटर वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ आई विल मूव टुवर्ड आर्मेचर साइड, ओके। फिर इसकी कंस्ट्रक्शन की स्टोरी खत्म हो जाएगी। तो आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है उसमें पहला दो प्रकार के वाइंडिंग होते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग। तो एक तो मैंने आपको जस्ट बताया कि कॉन्सेंट्रिक कंसंट्रेटेड या कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग या कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग भी बोल सकते हो। दूसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ठीक है। ये दो प्रकार का आपका क्या होगा, वाइंडिंग्स होंगे। एक होगा आपका कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग और दूसरा होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग को पहले हम इसको समझते हैं, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस, आपको समझ आएगा, ओके। सी, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, दिस इज योर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ योर आर्मेचर, ओके। अब कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग मतलब हमारे पास कितने फेस हैं, हमारे पास टोटल 3 फेस है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस वाइंडिंग को मान लो ये स्लॉट है और इससे 180 डिग्री में एक और स्लॉट है, इसके 180 डिग्री में एक और स्लॉट है, ठीक है। और 120 डिग्री में, सॉरी 120 डिग्री, ये इस तरीके से, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज द यूर आर फेस, फॉर दिस यू वाई फेस एंड फॉर दिस वन इज बी फेस, ठीक है। नाउ इसके 180 डिग्री में
आर डैश इस बी फेस के 180 डिग्री में, बी डैश इस वाई फेस के 180 डिग्री में, वाई डैश। ओके, ये हो गया हमारा अरेंजमेंट ऑफ स्लॉट फॉर कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। अब हम क्या करते हैं, जितने भी आर फेस के वाइंडिंग होंगे, जितना भी आर फेस का वाइंडिंग होगा, वो पूरे वाइंडिंग को एक जगह हम क्या कर देते हैं, एकत्र कर देते हैं, रख देते हैं, कॉन्सेंट्रिक कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट, इस तरीके से जितना भी ये वाइंडिंग आर फेस का है ना, ये कंप्लीट पूरा एक वाइंडिंग को इस तरीके से आर फेस को रख देते हैं। ठीक है, और बचा हुआ वाला पार्ट जो उसका दूसरा छोर होता है उसको इधर रख देते हैं, यहाँ प्लेस कर देते हैं, है ना। एक का बना रहा हूँ, तो बंच ऑफ पूरे आर फेस के वाइंडिंग को उठा के हमने एक जगह रख दिया। ठीक है, एक साइड, और ये कॉइल का, आर फेस के कॉइल के दूसरा साइड, इस तरीके से हम रखते हैं कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। ओके, उसी तरीके से बाकी फेस का भी हम अरेंजमेंट करते हैं। तो इस तरीके का जो वाइंडिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक या कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। ओके, नाउ व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस? फर्स्ट थिंग, सबसे पहला चीज, थ्री फेस में जाता हूं मैं, तो हम जैसे जनरेशन की बात करते हैं तो हम जनरेट करते हैं 11 kV, ओके, पर फेस 11 kV वोल्टेज, सॉरी लाइन टू लाइन हम क्या जनरेट करते हैं, 11 kV लाइन टू लाइन वोल्टेज हम जनरेट करते हैं। ठीक है, सो पर फेस वैल्यू कितना आएगा आपका, 11/√3 इंटू 10⁻³ वोल्टेज, ये आएगा आपका पर फेस वोल्टेज, पर फेस वोल्टेज। अब दिस वन बिग वोल्टेज आपका यहां इस वाइंडिंग में जनरेट होगा, 11/√3 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ओके, अब ये वोल्टेज को, इस वोल्टेज की जो भी यहां पर क्या लगा होगा आपका, इंसुलेशन लगा होगा। ठीक है, अब ये बताओ कि इतना बड़ा वोल्टेज इस कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग से जनरेट कर पाना पॉसिबल है? हमको ये इंसुलेशन का प्रोटेक्शन भी तो जरूरी है ना। अगर इतना वोल्टेज आएगा तो ये इंसुलेशन जो है वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा, इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो सकता है ना, क्योंकि एक ही जगह दिस मच वोल्टेज 11/√3 इंटू 10⁻³ वोल्ट यहां से जनरेट हो रहा है। फर्स्ट डिसएडवांटेज। सेकंड डिसएडवांटेज, क्या कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो रहा है आपका इसका स्टेटर सरफेस का? नो, नो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्टेटर सरफेस। आपको मैंने पहले ही बताया है कि दिस स्टेटर सरफेस मेड बाय, ये स्टेटर सरफेस जो बना होता है मेड मैग्नेटिक मटेरियल, और इस मैग्नेटिक मटेरियल की फ्लक्स निकालने की पर्टिकुलर क्षमता होती है। ठीक है, बट ये कंप्लीट अपनी क्षमता के हिसाब से वो फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स रिलीज नहीं कर पाएगा। व्हाई? बिकॉज ये जो एरिया है इज नॉट यूटिलाइज, ब्लैंक एरिया है, इस पे वाइंडिंग नहीं है। तो जब भी कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल पे आप वाइंडिंग डालोगे नहीं तो फ्लक्स निकलेगा कहां से? दिस इज अ प्रॉब्लम। ओके, तो नॉट प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्टेटर सरफेस का मतलब समझ आया कि आपने
इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने 100 रुपए, बट वो 100 रुपए का पूरा पर्पस यूज नहीं हो रहा, आप 10 रुपए का चीज बस यूज कर रहे हो, बाकी वेस्टेज, क्योंकि आपने उसमें बाइंडिंग ही नहीं लगाया, तो वहां से फ्लक्स निकलेगा कैसे? ओके, तो दिस इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग. ओके, सो वी विल मूव टूवर्ड दिस डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, है ना. इसी वजह से हम क्या करते हैं, हमारा जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर होता है. पूरे सरफेस में स्लॉट्स में क्या होता है, वो बटा रहता है. तो उससे क्या होता है, आपका जो स्टेटर सरफेस होता है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है. ओके, सो नेक्स्ट लिखो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग. डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग. अब समझ आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्यों यूज करते हैं ना. दिस इज योर आर्मेचर सरफेस. तो यहाँ पर मैं कैसे वाइंडिंग करते, क्या वाइंडिंग करते उसका नहीं, हम जस्ट एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है. तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में क्या होता है, आपका एक ही फेस डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है. आपका एक ही फेस क्या होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है. डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है. जैसे नंबर ऑफ स्लॉट से मान लो, दिस इज द स्लॉट, दिस इज द स्लॉट एंड दिस इज द स्लॉट. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ भी स्लॉट होंगे, इधर भी नंबर ऑफ स्लॉट्स होंगे. तो फॉर एग्जाम्पल टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स, total number of slots is equal to S. Okay, total number of slots is equal to S. Then total number of face, मान लो total number of face is equal to, let us assume Q. एक मिनट, हाँ, तो हम लोग क्या बोल रहे थे, हाँ, टोटल नंबर ऑफ फेस इज इक्वल टू लेट अस अज्यूम Q. ओके, नाउ और क्या हम मानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फेस Q है. ऐसे हमारा जनरली 3 रहता है, बट लेट अस अज्यूम दिस इज द Q, टोटल नंबर ऑफ फेस. एंड टोटल नंबर ऑफ पोल, आपको मैंने बताया था ना कैसे पोल बनता है. टोटल नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू P. यही जो है वो पोल बनाएगा. जैसे 4 पोल है, 2 पोल है फॉर एग्जांपल, तो मैंने आपको पढ़ाया है ऑलरेडी. हाफ ऑफ द पार्ट बिहेव एज N एंड हाफ ऑफ द पार्ट बिहेव एज N एंड हाफ ऑफ द पार्ट बिहेव एज S. ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसका पोल बनाते हैं. ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है. तो मान के चलता हूं कि मैं टोटल नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू P. तो स्लॉट पर पोल पर फेस, स्लॉट पर पोल पर फेस इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, स्लॉट पर पोल पर फेस इज इक्वल टू लेट अस अज्यूम M इज इक्वल टू क्या आएगा, स्लॉट पर पोल मतलब P पर फेस मतलब Q. ठीक है, तो इस तरीके का स्लॉट जो है वो क्या होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ना. इसका वाइंडिंग कैसे करते हैं वो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जब पार्ट ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग है ना. हम लोग का जो मेन डिस्कशन है वो ये है अभी जो हम पढ़ रहे हैं. तो मैंने निकाला क्या, स्लॉट पर पोल पर फेस. ये कोई याद करने वाला फार्मूला नहीं है ना, इट इज वेरी इजी. P अपॉन Q M.
स्लॉट पर पोल पर फेस, तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं एस पीपी। ये निकला इस डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का। दूसरा चीज हम लोग इसमें पढ़ते हैं, आपको समझ आया ना डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होता है, कि एक फेस के पूरे वाइंडिंग को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर वैसे ही सेकंड फेस के दूसरे वाइंडिंग को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और उसके बाद फाइनली लास्ट में हम लोगों ने क्या कर दिया, सब एक वाइंडिंग, भाई एक वाइंडिंग है डिस्ट्रीब्यूट किया, मान लो एक वाइंडिंग ए का यहाँ पर है, दूसरा फिर ए यहाँ पर है, तो ये दोनों फिर हमारा क्या होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है। मान लो तीसरा इसका पार्ट ये है ना, तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, सीरीजली कनेक्टेड होते हैं, ऐसा, ठीक है। तो उतना डिस्कशन हम जाएंगे नहीं, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है। ये हो गया। दूसरा होता है इन स्लॉट के बीच का एंगल, इसको आप क्या मान लो, सेंटर पॉइंट, इसको यदि आप सेंटर पॉइंट मानोगे तो ये स्लॉट और ये स्लॉट, एडजेसेंट स्लॉट, इसके बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल को मैं क्या मानता हूं, इसके बीच का एंगल को मानता हूं मैं गामा, ठीक है, गामा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस गामा, क्या निकलेगा आप बताओ, आप बता सकते हो, ये कोई रटने वाली चीज नहीं है ना, इससे क्वेश्चन भी आते हैं बट ये रटने वाली चीज नहीं है। सबसे पहले ये एंगल कैसे निकलेगा, ये टोटल मान लो नंबर ऑफ स्लॉट आपका एस है, ठीक है, फिजिकल एंगल निकालते हैं पहले। तो ये टोटल एक सर्कल है ना आर्मेचर, ये आर्मेचर टोटल क्या, आर्मेचर एक सर्कल है, तो 360 डिग्री समझना, तो y इज इक्वल टू गामा, सॉरी 360 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्लॉट। ये यदि मैं करूंगा तो ये दोनों के बीच का एंगल निकल जाएगा ना, कॉमन सी बात है। ये टोटल 360 डिग्री है और इसको टोटल नंबर ऑफ स्लॉट से डिवाइड कर दो, तो ये एक एक का एंगल आपका, ये इक्वल एंगल आपका निकल जाएगा, ठीक है, इक्वल एंगल क्या हो जाएगा आपका, निकल जाएगा। ये एक पहला चीज हो गया, बट ये जो एंगल है ये किस में है, मैकेनिकल डिग्री में है। फिजिकली हम लोगों ने निकाला ना कि भाई ये 360 डिग्री होता है, लेकिन अगर इसको मेरे को इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट करना होगा, इलेक्ट्रिकल एंगल में जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो क्या निकलेगा, आपको फार्मूला पढ़ाया था ना, थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल डिवाइड बाय 2 इंटू थीटा मैकेनिकल, ये मैंने पढ़ाया था आपको। नाउ ये मैकेनिकल है तो इसमें आप पुट करो, तो अगर मैं इसको इलेक्ट्रिकल डिग्री में लाऊंगा, ये इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P बाई 2 इंटू 360 बाई S, ठीक है। तो क्या निकलेगा, ये इन इलेक्ट्रिकल P इंटू 180 डिवाइड बाई S इन इलेक्ट्रिकल डिग्री, ठीक है। तो ये दूसरा फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट, कहीं से भी रटने वाला चीज आपका नहीं है, ओके। तो ये फार्मूला डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में एंड ये फार्मूला डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में। अगर इस m को इस y से गुना कर दूंगा तो क्या निकलेगा, देखो ये क्या है, एंगल, स्लॉट पर पोल पर फेस, और उसमें इस एंगल का मल्टीप्लाई करूंगा तो वो फेस कितना फैला हुआ है वो चीज मेरा निकल जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेस स्प्रेड, समझ रहे हो ना।
ठीक है, फेस स्प्रेड, क्योंकि यहाँ क्या है देखो, एक स्लॉट पर पोल पर फेस, स्लॉट पर पोल पर फेस, ठीक है, ये है। तो इसमें यदि मैंने एंगल का मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल जाएगा आपका, फेस स्प्रेड, क्योंकि एक फेस का ये पार्ट है, एक फेस का पार्ट होने के कारण और उस फेस में कितना फैल स्प्रेड हुआ है, फेस स्प्रेड मतलब इस वाले पार्ट में वो कितना फैला हुआ है, उसको यदि मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूंगा, फेस स्प्रेड इज इक्वल टू m इंटू दिस एंगल गामा, ये तीसरा फार्मूला है, ठीक है। देखो इसको, ये तो आई होप आपको फेस स्प्रेड का मतलब समझ रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ, फेस स्प्रेड का मतलब है ना, जैसे मान लो ये क्या है, फॉर एग्जांपल ये तीनों आपका ये तीनों क्या हुआ है आपका, आर फेस है, ठीक है। तो आर फेस का वाइंडिंग है ना, आर फेस का आपका ये टोटल वाइंडिंग आपका ये आर फेस का एग्जांपल, आर फेस में टोटल 3 वाइंडिंग में मान लो स्प्रेड हुआ है, ठीक है, ये आर फेस का वाइंडिंग है। तो फेस स्प्रेड इज इक्वल टू क्या होगा आपका, आप यहां से क्या निकालोगे, स्लॉट पर पोल पर फेस, मतलब टोटल जो इस स्लॉट है, फॉर एग्जांपल ये आपका आर फेस है, ठीक है, ये आर फेस का एक साइड, आर फेस का सेकंड साइड, ये आपका आर फेस है, ठीक है। और सबके बीच का एंगल क्या है आपका, सबके बीच का एंगल क्या है आपका, एंगल है आपका दिस गामा। अब मैं ये चाहता हूं कि आर फेस कितना एरिया, कितना एरिया मेरा घेरा हुआ है, समझ रहे हो, आर फेस मेरा कितना पार्ट इस स्टेटर या इस आर्मेचर सरफेस का घेरा हुआ है, तो उस घेरे हुए पार्ट को ही मैं क्या बोलता हूं, फेस स्प्रेड। तो कैसे निकलेगा, स्लॉट पता है हमको, है ना, अगर मान लो स्लॉट के बीच में एंगल नहीं रहता, कोई भी एंगल नहीं रहता और ऐसे लाइन से स्लॉट जुड़ा रहता है 1 2 3 4, तो मैं दोनों को जोड़ देता, 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 स्लॉट 6 स्लॉट, बट इनके बीच में आपस में एंगल भी है, इनके बीच में आपस में एंगल भी है। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा टोटल स्लॉट पर फेस है, पर पोल पर फेस जो टोटल स्लॉट है, उसको उस एंगल से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि आर फेस मेरा कितना फैला हुआ है। उसी तरीके से बी फेस मेरा कितना फैला हुआ है, वाई फेस मेरा कितना फैला हुआ है, क्योंकि ये बैलेंस कंडीशन है, तो किसी भी एक फेस का आप फेस स्प्रेड निकालोगे तो वो उतना ही आपका अदर के लिए भी निकलेगा, वाई एंड बी के लिए, ओके, क्लियर। तो दिस इज द फेस स्प्रेड। तो इस तीनों फार्मूला में आपको कहीं भी ऐसा फील हो रहा है कि आपको रटना पड़ेगा, नहीं ना, फिर से मैं रिवाइज कराता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में पूरा पार्ट आपका, पार्ट में वाइंडिंग फैला होता है तीनों फेस का, तो एक फेस पर पोल में आपका कितना फैला हुआ है, इसको मैं निकालता हूं स्लॉट पर पोल पर फेस, S अपन P अपन Q M। नाउ मैं इन स्लॉट्स के बीच का एंगल निकालता हूं, तो सिंपल है, y अपन 360 अपॉन S, y इज इक्वल टू 360 अपॉन S मैकेनिकल डिग्री। चूंकि मैंने इस फार्मूला को आपको पढ़ाया है कि मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल डिग्री हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमने इलेक्ट्रिकल डिग्री में इस फार्मूले का निकाला, और फिर फेस स्पीड में स्लॉट पर पोल पर फेस का मल्टीप्लाई कर दिया इस एंगल से, तो ये हमारा निकल गया फेस स्प्रेड, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। नाउ
मैंने क्या बोला था क्लास जब ये चालू हुआ था, एक फेस का वाइंडिंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप समझना समझना। ठीक है भाई, अब समझो कि ये मेरा वाइंडिंग है, एक कॉइल है, ये मेरा दूसरा कॉइल है, एंड दिस वन इज माय थर्ड कॉइल ऑफ दिस आर फेस। एक एग्जांपल, 3 स्लॉट में ये बटा हुआ है, 1 स्लॉट, सेकंड स्लॉट एंड थर्ड स्लॉट। अब इसमें भी एक ईएमएफ आएगा, इसकी वैल्यू है E1। इसमें भी एक ईएमएफ आएगा आपका E2। इसमें भी आपका एक ईएमएफ आएगा E3। आएगा कि नहीं? ठीक है, ईएमएफ आएगा। आएगा ना, समझो ईएमएफ आपका आएगा। ठीक है, E1, E2 और E3। अब ये E1 और E2 के बीच में एंगल है ना कुछ, दिस इज योर गामा एंगल, है कि नहीं? समझो E1 और E2 के बीच में क्या है आपका गामा एंगल का डिफरेंस है। समझो कि सबसे पहले कैसे एंगल का डिफरेंस आया, कैसे एंगल का डिफरेंस है, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, उसके बाद तो यहाँ इंड्यूस ईएमएफ आएगा, फिर इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इस तरीके से आएगा ना। बट ये तीनों क्या है, सीरीजली कनेक्टेड है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम यदि बना के आपको समझाने की कोशिश करूं, E1, ठीक है, E1 E2 E3, मैंने इसको 3 पार्ट में बांट दिया है, समझो। तो E1 इसमें इंड्यूस आएगा, फिर गामा टाइम के बाद E2, फिर गामा टाइम के बाद E3। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ठीक है, इस तरीके से हमारा वोल्टेज आता है ना। और ये किस में कनेक्टेड है आपका, सीरीजली कनेक्टेड है, सीरीजली, सीरीज में ये क्या है, कनेक्टेड है। क्योंकि ये एक एंगल के साथ आ रहा है, दिस इज द वेक्टर। तो आपका जो ई वाई वोल्टेज, ई आर वोल्टेज है ना, ई आर फेस का लेके चल रहे हैं अपन, तो ई आर फेस का क्या होगा आपका, E1 प्लस ऑफ E2 प्लस ऑफ E3 वेक्टर सम। चूंकि यहां पर क्या है आपका एंगल है, दिस इज द वेक्टर सम। यदि एंगल नहीं रहता, यदि एंगल नहीं रहता, सिंपली मैं इसको लाइन से ऐसे जोड़ देता, तो वो क्या हो जाता, ई आर मैग्नीट्यूड टाइप, स्केलर सम, ये हो जाएगा आपका स्केलर सम। ठीक है, चूंकि एंगल है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सीरीज में मैं जोड़ूंगा, लेकिन हम जोड़ेंगे उसको क्या, वेक्टर सम। वेक्टर सम में हमारा जुड़ेगा। तो वेक्टर सम ऑलवेज स्केलर सम से क्या होगा, या तो बराबर हो सकता है, या तो कम होगा। आपको भी पता है मैथ्स। तो यहां मैं लिखता हूं वेक्टर सम ऑफ ईएमएफ अगर मैं कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग करता, एक ही जगह सभी वाइंडिंग को रखता और उस वाइंडिंग को मैं सीरीज में जोड़ता, तो कोई एंगल रहता क्या उसके बीच में, नहीं। तो कैसे जोड़ता, E1 E2 एंड E3, 100 धन 100 धन 100, एग्जाम्पल 300। बट यहाँ पर एक एंगल के साथ ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसी वजह से वेक्टर सम ऑफ ईएमएफ
डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में, है ना, स्केलर सम ऑफ ईएमएफ से क्या होगा, कम होता है। स्केलर सम ऑफ ईएमएफ से क्या होगा आपका, कम होगा। वेक्टर सम ऑफ ईएमएफ मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग और स्केलर सम ऑफ ईएमएफ मतलब कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। क्लियर आई हो, ये चीज क्लियर हुआ, ठीक है। तो जब ये कम आ रहा है तो इस चीज की पूर्ति करने के लिए हम इसमें और क्या जोड़े, हमको एक्स्ट्रा कॉइल जोड़ना पड़ेगा। समझ आ रहा है, ये कॉन्सेप्चुअल चीज है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज की पूर्ति करने के लिए, मान लो भैया मेरा कितना आ रहा है, इसमें स्केलर सम आ रहा है मेरा 300 वोल्ट, 100 धन 100 धन 100, लेकिन इसमें आ रहा है आपका 280 वोल्ट, तो वो 20 वोल्ट, या मान लो इसमें 200 वोल्ट आ रहा है, तो वो 100 वोल्ट को फुलफिल करने के लिए मेरे को यहाँ पर एक्स्ट्रा वाइंडिंग का रिक्वायरमेंट होगा। समझ आया, एक्स्ट्रा सीरीज में मेरे को वाइंडिंग जोड़ना पड़ेगा। क्लियर। और ये जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, रेशियो डिफरेंस, उसको हम लोग निकालेंगे ब्रेथ फैक्टर्स। इसको पहले समझो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, कोई भी डाउट। समझ आ रहा है, व्हाट इज हाउ, वाई वी आर गोइंग फॉर वेक्टर सम, ये कॉन्सेप्ट क्लियर आना चाहिए। वाई वी आर गोइंग फॉर स्केलर सम इन कॉन्सेंट्रेटिक वाइंडिंग, है ना, वाई वी आर गोइंग फॉर द वेक्टर सम इन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो ये कॉन्सेप्ट पहले आपका क्लियर होना चाहिए। डेरिवेशन यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा आपसे पूछेगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये जो दोनों वाइंडिंग है ना, ये दोनों जो वाइंडिंग है, ये दोनों के बीच का जो रेशियो डिफरेंस हम लोग निकालेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेथ फैक्टर। ब्रेथ फैक्टर, ब्रेथ फैक्टर इज इक्वल टू के ऑफ डी, इज इक्वल टू के ऑफ डी, इज इक्वल टू के ऑफ डी। तो इसका हम लोग डेरिवेशन नहीं करेंगे, इसको हम लोग, आप लोग पढ़े भी होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड या डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग फैक्टर कुछ भी बोल सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर क्या शो करता है, ये के डी रेशियो किसका, वेक्टर सम ऑफ ईएमएफ डिवाइड बाय स्केलर सम ऑफ ईएमएफ। कितना अमाउंट आपका रिड्यूस हुआ, उस परसेंटेज को शो करता है आपका ये ब्रेथ फैक्टर। तो इस केडी की वैल्यू आप बताओ, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। फॉर कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, फॉर कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, कॉन्सेंट्रिक या कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, KD is equal to 1. For distributed winding, for distributed winding KD is always less than 1. क्यों, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, बिकॉज
इन कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग स्केलर सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ईएमएफ, क्योंकि एक ही जगह पूरा वाइंडिंग रहता है, कोई एंगल नहीं है डिफरेंस में, बस सीरीजली कनेक्टेड है इस तरीके से, 1 2 3, है ना, कोई एंगल डिफरेंस नहीं, सबके बीच में 0 डिग्री एंगल डिफरेंस, E1 E2 एंड E3, ये कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग है। और वही मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, E1 E2 E3, गामा एंगल, ठीक है। तो ये जो होगा आपका इस वेक्टर सम, और वो जो होगा वो आपका स्केलर सम। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। इसलिए यहाँ पर KD इज इक्वल टू 1 और यहाँ क्या आता है KD इज लेस देन 1। तो आफ्टर डेरिवेशन KD का जो फार्मूला आएगा, KD का जो फार्मूला आएगा वो क्या होगा, साइन m गामा बाई 2 डिवाइड बाई m साइन गामा बाई 2। इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर। कोई डाउट है इसमें? फार्मूला कैसे है, वो डेरिवेशन है, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। बट इससे इफेक्ट क्या हुआ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो समझ आ रहा है ना कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे इफेक्ट कर रहा है। अब ईएमएफ को उसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, बिकॉज इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, लेस देन 1 है। तो ईएमएफ इसलिए क्या आएगा, इसमें जो ईएमएफ आएगा इसको मैं ईडी मान लेता हूँ, इस लेस देन आएगा आपका कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग के ईएमएफ से, ठीक है। ये तो पहला चीज हो गया, बट दिस इज नॉट डिसएडवांटेज। क्यों डिसएडवांटेज नहीं है, बिकॉज कि हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाइंडिंग जोड़ देते हैं, ठीक है। सो इट इज नॉट डिसएडवांटेज। देन हार्मोनिक्स, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है इसके कारण क्या होता है, आपका हार्मोनिक्स आता है। क्या हार्मोनिक्स आता है, हार्मोनिक्स आपको पता है ना, मतलब जो आपका फ्लक्स वेव फॉर्म होता है, बिकॉज ये डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर है, ईएमएफ जो हो रहा है वो वेक्टर सम होते जा रहा है आपका, ठीक है। तो फ्लक्स का जो वेवफॉर्म है ना वो पर्टिकुलर प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म आपका नहीं आता है। तो क्या लिखेंगे हम, ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग फ्लक्स वेवफॉर्म form get non uniform, and because of this non uniformity harmonics will present at armature, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वेवफॉर्म के कारण क्या होता है, आपका हार्मोनिक्स प्रेजेंट होता है, क्लियर, ठीक है।
कौन से हार्मोनिक्स पूछ दिया तो, बिकॉज कोई भी वेवफॉर्म होता है ना वो सिमेट्रिकल होता है। जैसे मान लो आपका ये वेवफॉर्म कुछ इस प्रकार का आया, ये मान लो इस प्रकार का फ्लक्स वेवफॉर्म है, डिस्टॉर्टेड फ्लक्स वेवफॉर्म। बिकॉज ये सिमेट्रिकल है तो इसकी वजह से कौन सा हार्मोनिक आएगा आपका, ऑड हार्मोनिक्स। ऑड हार्मोनिक्स, ऑड हार्मोनिक्स मतलब क्या होता है, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक, नाइन्थ हार्मोनिक, 11th हार्मोनिक्स, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। क्लियर? क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके का हार्मोनिक इंजेक्शन इसमें होता है बिकॉज ऑफ दिस डिस्टॉर्टेड फ्लक्स वेवफॉर्म। क्लियर? अब ये बताओ, हर एक हार्मोनिक का अपना अलग ईएमएफ होगा। हर एक हार्मोनिक का थर्ड हार्मोनिक के कारण थर्ड हार्मोनिक ईएमएफ, क्योंकि इसके कारण अलग फ्लक्स, इसके कारण अलग फ्लक्स, फिफ्थ के कारण फिफ्थ, सेवन के कारण सेवंथ हार्मोनिक, 9 के कारण 9th, 11 के कारण 11th। ठीक है भाई, समझो। तो सबके कारण क्या होगा आपका, अलग अलग वोल्टेज पर्टिकुलर आएगा। थर्ड के कारण, फिफ्थ के कारण, सेवन के कारण, 9 के कारण, सबका अलग अलग। तो भाई जब वोल्टेज अलग अलग आएगा डिस्ट्रीब्यूटेड में, तो हर एक हार्मोनिक का वोल्टेज के साथ मेरे को स्केलर को कंपेयर करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा कि नहीं। तो यदि मैं nth हार्मोनिक का डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर ऑफ nth हार्मोनिक निकालूं, nth हार्मोनिक, तो क्या होगा, तो क्या होगा, साइन m इंटू वाई डिवाइड बाई 2, ऐसा लिखे थे हम लोग। और क्या लिखा था, m साइन y बाई 2। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो nth हार्मोनिक का, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो nth हार्मोनिक का। कैसे आया उस वो इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन नॉट इंपॉर्टेंट, ये फार्मूला रटने का तरीका। क्यों ये अलग हो रहा है, बिकॉज भाई थर्ड हार्मोनिक के कारण थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी के कारण ईएमएफ निकालेंगे, फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट तो फिफ्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी के कारण हम ईएमएफ निकालेंगे, वैसे 7, 9, 11 एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि nth हार्मोनिक के कारण जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो बताइए, तो दिस वन इज फार्मूला। और n इज इक्वल टू 1 रख दोगे तो क्या होगा, फंडामेंटल मतलब प्योर साइनसोइडल के कारण। n इज इक्वल टू 1 मतलब प्योर साइनसोइडल ईएमएफ के कारण, या फंडामेंटल। n इज इक्वल टू 1 मतलब फंडामेंटल कंपोनेंट, लेंथ ऑफ ईएमएफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, राइट द क्वेश्चन, कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर या ब्रेड फैक्टर, या लिख देता हूं KD फॉर
थर्ड एंड फिफ्थ हार्मोनिक्स when armature has 36 slot, 4 pole and 3 phase वाइंडिंग। ये एक आपके सामने क्वेश्चन मैंने लिखा है, बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी एंड फास्ट। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, 4 पोल हो गया, 36 आप निकाल सकते हो। सबसे पहले आप केडी का फार्मूला लिखो तो आपको समझ आएगा। तो अगर मैं केडी का फार्मूला लिखूं फॉर nth हार्मोनिक, फॉर nth हार्मोनिक्स तो KDN इज इक्वल टू, जैसा मैंने आपको याद करवाया वैसी, इंटू एन। यहाँ पर मैंने m लिखा है ना, ठीक है, इंटू m n। चलो ये आपका फार्मूला है। ये आपका फार्मूला है। अब इस फार्मूले में आपको रखने जाना है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग किसके लिए निकालते हैं, थर्ड हार्मोनिक के लिए। तो KD3 निकालना है। तो KD3 में क्या होगा, n इज इक्वल टू 3। ये बताओ m और y हार्मोनिक पे डिपेंड करता है क्या, नो। तो m मतलब स्लॉट पर पोल पर फेस। तो स्लॉट पर पोल पर फेस, m इज इक्वल टू 36 स्लॉट, 4 पोल है मेरे, फेस कितना है मेरा 3, इसकी वैल्यू निकाल लो। समझ आ रहा है कि नहीं, m कोई डाउट है, 3 एक मिनट, तो ये हमारा हो गया m हम क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। अब हमारे पास क्या कैलकुलेट करना है हमको, y। m इज इक्वल टू क्या हो गया, 12×3 = 36। ठीक है, सिंपल है कैलकुलेशन। 4×3 = 12, 12×3 = 36। m is equal to 3 and y is equal to 120 into number of 180 number of pole divide by slot। ये तो पढ़े हम लोग अभी इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 184 नंबर ऑफ स्लॉट 36। ये भी एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई आपको कैलकुलेटर की खास कोई जरूरत नहीं है। 18 दूनी 36, ठीक है, 2 एकम 2 दूनी मतलब 20 डिग्री। समझ आया ना, 18 टू
टू 20 डिग्री इलेक्ट्रिकल। क्लियर? अब मुझे सिंपल है, KD3 निकालूंगा तो KD3 इज इक्वल टू साइन, बिकॉज ये एंगल आपको अंदर में इलेक्ट्रिकल डिग्री रखना है, इसलिए हम इलेक्ट्रिकल निकालते हैं। M3 इलेक्ट्रिकल डिग्री 20 डिग्री डिवाइड बाय 2, अभी रुक जाओ, 3 साइन 20 डिग्री डिवाइड बाय 2। लेकिन हमको निकालना किसके लिए? बिकॉज थर्ड हार्मोनिक के लिए निकालना है। थर्ड हार्मोनिक्स हमको किसके लिए निकालना है? थर्ड हार्मोनिक के लिए निकालना है। तो हाउ यू कैलकुलेट दिस थर्ड हार्मोनिक? तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे। सिमिलरली यदि हमको KD5 निकालना है, KD5, तो फार्मूला वही है, साइन 3 इंटू 20 डिवाइड बाई 2, 3 साइन 20 डिवाइड बाई 2, बिकॉज मेरे को फिफ्थ हार्मोनिक के लिए निकालना है। फिफ्थ हार्मोनिक के लिए निकालना है, तो यहां मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड मल्टीप्लाइड बाई 5। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कैलकुलेट कर रहे हो तो ये बताओ कि KD3 ज्यादा है कि KD5 ज्यादा है? ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। और हो सके तो आप लोग फंडामेंटल के लिए भी निकाल लेना, ठीक है? तो KD3 कितना आ रहा है? KD3 कितना आ रहा है? KD3 यदि आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। KD3 KD3 0.66 अप्रॉक्स कुछ आ रहा है, एंड KD5 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। जीरो 0.218 कुछ आ रहा है। तो मुझे ये कंक्लूजन मिला कि जैसे जैसे हार्मोनिक्स आपका बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे ये KD की वैल्यू क्या होते जा रही है? कम होते जा रही है। तो वैसी वैसी उसका EMF में कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो मेन जो डोमिनेंट, सबसे डोमिनेंट EMF है वो कौन सा है? ये सबसे डोमिनेंट हार्मोनिक है वो होगा हमारा थर्ड। डोमिनेंट मतलब समझते हो ना? जैसे आपको कोई डोमिनेट कर देता है, मतलब आपको उसमें उसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है, डोमिनेट करेगा फंडामेंटल को, तो ये डोमिनेंट हार्मोनिक कंपोनेंट है थर्ड। और बाकी की तो वैल्यू कम होते जा रही है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इससे क्वेश्चन से जो कंक्लूजन हमको निकला है कि KD1 is greater than KD3 is greater than KD5 is greater than KD7 is greater than KD11 and dash dash dash। तो इस वजह से ये हमारा कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं करता। डोमिनेंट हार्मोनिक आपका रहता है दिस वन 3, 5 एंड 7। इसको यदि आपने कैसे भी करके हटा दिया तो EMF क्या हो जाएगा? आपका प्योर हो जाएगा, मतलब प्योर साइनसोइडल हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हमको हटाना रहता है। अब वो कैसे हटाएंगे वो मैं अभी बताता हूँ। डोमिनेंट हार्मोनिक
आई होप आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, तो ये चीज हो गया। नाउ ये हार्मोनिक को हम लोग रिड्यूस कैसे करते हैं? ये हार्मोनिक को हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस कैसे करेंगे? तो इस हार्मोनिक को रिड्यूस करने के लिए हम लोग शॉर्ट पिच वाइंडिंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? शॉर्ट पिच वाइंडिंग का। शॉर्ट पिच वाइंडिंग सिंपल है। व्हाट इज फुल पिच वाइंडिंग, पहले ये समझो, तभी तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग समझोगे। तो ये देखो, ये आपका कोई कॉइल है, एक कॉइल के कॉइल साइड है, ये कॉइल साइड है। एक मिनट, मैं सबको लिख दूंगा तब समझ आएगा। ये कॉइल है समझो। ये कॉइल है, एक कॉइल है मान लो। तो ये कॉइल का एक कॉइल साइड है, कॉइल साइड, ठीक है। ये भी क्या है आपका, कॉइल साइड, है ना। करंट ऐसे जाता है, करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, और करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर से एक ईएमएफ आया रहता है, ये पढ़े हुए हो आप लोग। यहाँ पर से एक ईएमएफ आता है, ठीक है। तो वो सबको छोड़ो अभी, ईएमएफ, ये तो मैं पढ़ाया हुआ हूँ। तो ये दोनों के, ये कॉइल, क्योंकि इसमें क्या आता है आपका, मान लो ये क्रॉस आ रहा है, तो इसमें क्या आएगा आपका, ये डॉट आता है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों के बीच का कितने एंगल का है, पाई एंगल का। 180 डिग्री एंगल का क्या है यहाँ पास, डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है 180 डिग्री। जो भी यहाँ पर प्लेसमेंट हम लोग इसको किए, जैसे मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया था, ये देखो, ये जैसे ये वाला पार्ट है, इससे नहीं समझ आएगा, इससे समझो। इससे समझो, जैसे ये वाला पार्ट आर, तो यहाँ पर क्या लिखा, आर डेस, तो कितना डिग्री का डिफरेंस है, यहाँ पर दोनों के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस है। उसी तरीके से, तो यदि मेरा कॉइल कुछ इस टाइप का रहा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, फुल पिच, फुल पिच वाइंडिंग, अगर इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग रखे तो। नेक्स्ट है, पहले मैं फुल पिच ही बना रहा हूं। नेक्स्ट है, अगर मेरा शॉर्ट पिच हुआ, तो ये वाइंडिंग रेड वाला हो जाएगा।
तो इतना मैंने क्या कर दिया, इसमें डिस्प्लेसमेंट कर दिया, इसको मान लो थीटा एंगल। तो ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा होगा कि नहीं, पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो येलो वाला जो है वो फुल पिच है, फुल पिच। और जो रेड वाला है आपका, ये क्या है आपका, रेड मतलब इसके साथ मिलते हुए, है ना। करंट कैसे जाएगा, ऐसा जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर रेड वाले से होते जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट पिच। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा फुल पिच वाइंडिंग और ये हो गया हमारा शॉर्ट पिच वाइंडिंग। तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग में पाई माइनस थीटा और फुल पिच वाइंडिंग में थीटा। तो इसका यदि मैं डेरिवेशन करूंगा तो एक पिच फैक्टर निकलेगा, पिच फैक्टर Kp इज इक्वल टू पिच फैक्टर, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, पिच फैक्टर इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाई 2, कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। और यदि मेरे को nth हार्मोनिक पिच फैक्टर निकालना है, nth हार्मोनिक पिच फैक्टर, तो Kp nth हार्मोनिक इज इक्वल टू कॉस n थीटा डिवाइड बाई 2। और ये Kp की वैल्यू भी होगी, कॉस की वैल्यू क्या होती है 0 से 1, है ना। तो Kp की वैल्यू भी क्या होगी आपकी, लेस देन 1। बट सर क्वेश्चन तो ये उठता है कि ये nth हार्मोनिक ईएमएफ को हटाता कैसे है, हम लोगों ने इसको क्यों किया, क्योंकि मेरा यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा था, इतने सारे ये डोमिनेंट हार्मोनिक्स है जिसको मेरे को हटाना है, क्योंकि ये तो मैं ये प्रोडक्शन करके मैं थोड़ी ना डिस्ट्रीब्यूशन में सप्लाई करूंगा। इससे मेरे इसके कारण क्या होता है, इस ईएमएफ के कारण आपका हीटिंग होगा, वायर गर्म होगा, लॉसेस बढ़ेंगे, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम आएगा। तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। तो भाई इस हार्मोनिक्स को मैं हटाने के लिए, ये हार्मोनिक्स आया क्यों, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो इस हार्मोनिक्स को हटाने के लिए फिर मेरे को क्या करना पड़ा, शॉर्ट पिच करना पड़ा। बट टिल ना मुझे सर समझ नहीं आया कि शॉर्ट पिच करने से हार्मोनिक हटेगा कैसे। तो उसके पहले समझो, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग में क्या होता था, सिंपल, Kd इज इक्वल टू 1 एंड Kp इज इक्वल टू 1। तो ईएमएफ पर फेस इज इक्वल टू क्या आता था, 4.44 इंटू फ्लक्स इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पर T लिख दो, इंटू नंबर ऑफ टर्न्स T। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं, इंटू फ्रीक्वेंसी वोल्ट, ये आता था कि नहीं, 4.44 नंबर ऑफ टर्न्स पर फेस लिखना है भाई, नंबर ऑफ टर्न्स पर फेस फ्लक्स, ये आता है। बट इन द डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग Kd is equal to sin m 2 divided by m sin gamma by 2। Kp is equal to cos थीटा बाई 2। और दोनों के कारण क्या हो रहा है, वोल्टेज कम हो रहा है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में ईएमएफ पर फेस इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, 4.44 है ना, सब 4.44 इंटू, इसको हम लोग पूरा nth हार्मोनिक के लिए लिखते हैं, nth। तो यहाँ पर भी मैं n का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी n का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी n का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4.44 फ्लक्स
नंबर ऑफ टर्न्स पर फेस। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा नए चीज का, ये सबको एन के लिए कर दो, एन एन एन, क्योंकि वो जुड़ेगा सम, के डी एन इंटू के पी एन। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वाइंडिंग फैक्टर, वाइंडिंग फैक्टर के डब्ल्यू। तो के डब्ल्यू जो भी एन के लिए बोलेगा, एन हार्मोनिक के लिए वाइंडिंग फैक्टर, तो क्या होगा के डी एन और के पी एन। अब मेरा क्वेश्चन है कि मेरे को nth हार्मोनिक का जो ईएमएफ है उसको क्या करना है, हटाना है। nth हार्मोनिक का मेरे को ईएमएफ को क्या करना है, हटाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला आपको, थर्ड हार्मोनिक का ईएमएफ को हटाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको थर्ड हार्मोनिक के लिए 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड हार्मोनिक का ईएमएफ को पहले लिखो, E3 थर्ड हार्मोनिक ईएमएफ इज इक्वल टू 4.44 इंटू एफ इंटू फ्लक्स इंटू टी पर फेस। ये फ्रीक्वेंसी थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, तो इंटू के डी थ्री इंटू के पी थ्री। अगर मैं कैसे भी करके इस वाले पार्ट को 0 कर दूं, के पी थ्री को मैं क्या करूंगा, 0 करूंगा, तो के पी थ्री मेरा 0 कैसे होगा समझो। के पी थ्री मेरा 0 कैसे होगा, के पी थ्री इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, के पी थ्री इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू थ्री या थ्री थीटा डिवाइड बाई 2। अभी समझना, तो इसके इज इक्वल टू मेरे को इसको 0 करना है, तो क्या लिख सकता हूँ, 0 कॉस थ्री थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2 होगा कि नहीं, या अगर इलेक्ट्रिकल डिग्री में लिखना है तो कॉस 90 डिग्री, तो ये थ्री थीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो थीटा इज इक्वल टू क्या निकलेगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो इसका मतलब ये है कि यदि मैं ये शॉर्ट पिच में इस थीटा को इतना डिस्प्लेस करूं, पाई बाई 3 इतना डिस्प्लेस करूं, है ना, कि के पी एन की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना, एन की वैल्यू। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 यदि रखूंगा तो के पी थ्री आपका 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, थर्ड हार्मोनिक क्या हो गया आपका, खत्म हो गया, थर्ड हार्मोनिक खत्म। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं, थर्ड हार्मोनिक खत्म। उसी तरीके से यदि मेरे को सेवंथ हार्मोनिक खत्म करना होगा तो कितना शॉर्ट पिच करूंगा मैं, यहीं से समझ आ जाएगा, 7 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो पाई बाई 7 रखूंगा। ठीक है, तो अब यदि मेरे को के पी 7 को 0 करना हो तो मैं क्या करूंगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 7 रखूंगा। तो जो हार्मोनिक को मेरे को हटाना है उतना मैं क्या कर दूंगा, मैं इस एंगल को शॉर्ट पिच कर दूंगा, और जितना शॉर्ट पिच करूंगा वो उतना ही फिर वो क्या होगा, वो हार्मोनिक खत्म हो जाएगा वहां से। ठीक है, तो इसको तुम ऐसा भी कर सकते हो, थीटा सम ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ठीक है, एंड इसको n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एंड n इज इक्वल टू ऑड नंबर, ऐसा लिख सकते हो आप। ठीक है, तो एकदम डीप है ये थोड़ा सा, आप लोग हमेशा ऐसी सिंगल पढ़े होंगे, बट एक्चुअलिटी इज दिस, फंडामेंटल कंपोनेंट ऐड होगा, थर्ड हार्मोनिक ऐड होता है, फिफ्थ हार्मोनिक ऐड होता है, सेवंथ हार्मोनिक ऐड होता है, वो टोटल सम आपका ईएमएफ के बराबर होता है। क्लियर, अब उसमें से जो भी मेरे को शॉर्ट पिच में करूंगा
तो वो वाला जैसे मेरे को मैं कितना एंगल रख देता हूँ 180/3 6×3 = 18 60 डिग्री का शॉर्ट पिच कर देता हूँ। जब मैं वाइंडिंग करूंगा तो मान लो कि चलो कि इसको मैं 60 डिग्री का शॉर्ट पिच कर दिया, तो 60 डिग्री का जैसे ही मैं इसमें शॉर्ट पिच करूंगा तो थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट मेरा गायब। तो फिर मेरा क्या बचेगा, ओनली फंडामेंटल कंपोनेंट और फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट, बाकी तो छोटा हो जाता है। केडी की वैल्यू छोटी होती तो इग्नोर करो। तो इस तरीके से जितना हार्मोनिक कंपोनेंट को मैं हटाते जाऊंगा उतना ही मेरा वेवफॉर्म क्या होएगा, प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म आपका आएगा। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।